हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सी मिथुन जायसवाल और आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है ये रहेगा व्हाट इज मीन बाय कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है ये समझने में कि इसको हम कंटीजेंट माने कि प्रोविजन माने कि हम करंट लायबिलिटी ट्रीट करें। कोई बड़ी बात नहीं है, एक वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। मैं उससे पहले टॉपिक के ऊपर आऊं, पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। स्टोरी, यस, एक मजेदार स्टोरी। ये स्टोरी है सुखीलाल और दुखीलाल की। सपोज सुखीलाल और दुखीलाल एक कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। रास्ते में मिलते हैं, दोनों अच्छे फ्रेंड भी है। उतने में दुखीलाल क्या करता है, सुखीलाल को एक चैलेंज करता है कि आज की जो मैच है या तो आज का जो कंपटीशन है वो मैं जीतने वाला हूँ। सुखीलाल बोलता है नहीं नहीं, मेरी तैयारी भी अच्छी है, मैं भी जीत सकता हूँ। तो दुखीलाल बोलता है नहीं नहीं यार, मेरी तैयारी से तेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा हो तो शर्ट लगा रहा है, मैं जीतूंगा। बोले ठीक है, जैसे थी इच्छा। तो बोलते हैं 500 की शर्ट कि मैं जीतूंगा, ठीक है। हाँ जी, 500 रुपये की शर्त लग जाती है दोनों के बीच में। दोनों का कंपटीशन शुरू होता है। ओके, दोनों कंपटीशन के अंदर क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट कर दिया। रिजल्ट अभी आना बाकी है। सपोज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट एक दिन बाद आता है। अब मेरे को ये बताओ, जब दोनों के दोनों कंपटीशन से बाहर आते हैं तो दुखीलाल थोड़ा सा टेंस दिखाई देता है और वहीं पे सुखीलाल दुखीलाल के टेंस को देख के खुश हो जाता है कि ये ज़्यादा टेंस है, मतलब कि मैं इसके अंदर विजेता कंफर्म हूँ। दुखीलाल जब सुखीलाल को देखता है, उसके चेहरे पे हंसी देखता है, तो वो और ज़्यादा टेंस हो जाता है। क्या लगता है अब मैं तो सच में ही हारा हूँ। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे कंपटीशन ओवर हो गया कि नहीं? हाँ। बट रिजल्ट अवेटेड है कि नहीं? हाँ। अब रिजल्ट आने वाला कब है? कल। कल के दिन आने वाला है, हाँ। लेकिन आज क्या सुखीलाल उस चीज को कंफर्म करेगा कि नहीं मैं तो कंफर्म जीत गया, क्योंकि उसके चेहरे पे टेंशन दिखाई दे रहा है? नहीं जी, रिजल्ट अभी आया नहीं है। मतलब कोई इवेंट हो चुकी है लेकिन अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। उस सिचुएशन में सुखीलाल के पॉइंट से देखोगे तो वो अभी क्या है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ये कंपटीशन जीत रहा हूं, लेकिन अभी एक्चुअल में जीता नहीं है। दुखीलाल के पॉइंट से आप देखोगे तो दुखीलाल को ऐसा लगेगा कि यार मेरा कंपटीशन का थोड़ा खराब हुआ है, और सुखीलाल का चेहरा देख के मैं लगता है कि मैं इस बार लगता है कंफर्म हारा हूं। लेकिन क्या वो एकदम 100% है क्या? नहीं जी, अभी रिजल्ट आना बाकी है। इसका मतलब उसके पास वो लायबिलिटी तो है लेकिन एक्चुअल में अभी वो प्रोबेबल है, कंफर्म हुई नहीं है। बस इसी चीज को आप जोड़ दो, कंटीजेंट एसेट तो कंटीजेंट लायबिलिटी से। कैसे? चलो थियरी में चलता है। तो देखो बेटा, कंटीजेंट एसेट्स किसको बोलते हैं? कंटीजेंट एसेट्स के अंदर जब कोई एसेट्स कंफर्म नहीं है कि हमारी हो चुकी है, वो है पॉसिबल। क्या है? पॉसिबल है कि भाई हाँ मेरी हो सकती है। दूसरा, वो अराइज कौन कौन कहां से हुई है? फ्रॉम द पास्ट इवेंट। मतलब क्या हुआ कि पास्ट में हमने कंपटीशन में पार्ट लिया, हाँ। क्या कंपटीशन हो चुका है? हाँ हो चुका है। मगर क्या रिजल्ट आया है? क्या सर रिजल्ट तो अभी नहीं आया है। तो हुज एग्जिस्टेंस विल बी डिपेंड ऑन, यहाँ पे जो एसेट्स है, जो 500 रुपए की शर्त है, वो जीतना किसके ऊपर डिपेंड है? वो अक्रेंस या तो नॉन अक्रेंस ऑफ इवेंट। इवेंट कौन सी? फ्यूचर, मतलब कल के ऊपर डिपेंड है। और वो कैसी रहेगी? वो अनसर्टेन है, क्योंकि हमको अभी मालूम नहीं है कि कल क्या होगा। तो वो इवेंट कैसी है? अनसर्टेन। और वो विद इन नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। इसीलिए सुखीलाल के पॉइंट से आप देखोगे तो ये चीज क्या है? ये चीज है कंटीजेंट एसेट्स, क्योंकि वो प्रोबेबल एसेट्स है उसकी। समझ गए? ओके। और यही चीज को आप दुखीलाल के पॉइंट से देखो, तो दुखीलाल के पॉइंट से देखोगे तो यहां पे क्या पास्ट इवेंट हो चुकी है? हाँ जी, पास्ट इवेंट हो चुकी है, एग्जाम कंपटीशन खत्म हो चुका है। क्या लायबिलिटी एग्जिस्ट है? क्या नहीं सर, लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो ये जो लायबिलिटी एग्जिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी अक्रेंस या तो नॉन अक्रेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। जब फ्यूचर इवेंट जब क्या होगा, आ जाएगा, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब उसकी लायबिलिटी कंफर्म होगी। मतलब ये क्या है, ये जो अभी लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती वो एग्जिस्ट करेगी उस दिन जिस दिन उसका अक्रेंस या तो नॉन अक्रेंस होगा। कौन सा? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट को। तो क्या अभी से हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे? क्या नहीं सर, आज के दिन तो एटलीस्ट नहीं करेंगे, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद करेंगे। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चा, तो ये क्या था? ये हमने देखा कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। सपोज कि वो दोनों जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, ठीक है। दोनों में शर्त लगाते कि कंपटीशन मैं जीतूंगा, वो बोलता कंपटीशन मैं जीतूंगा। बोले ठीक है, एक काम करें, जो भी कंपटीशन जीतेगा वो जो बोलेगा सामने वाले को करना पड़ेगा। सुखीलाल बोलता है ठीक है, मेरे को मंजूर है,
अगर मैं जीता तो मैं जो बोलूँ वो करना, दुखीलाल बोला ठीक है मैं अगर मैं जीता तो तू करेगा। कंपटीशन ओवर होता है, दूसरे दिन रिजल्ट आता है और रिजल्ट के अंदर कौन होता है, सपोज कि सुखीलाल हमारा जीत जाता है, सुखीलाल जीत गया। अब सर पास्ट इवेंट खत्म हो चुकी है, रिजल्ट था वो भी आ चुका है और दुखीलाल को ये मालूम पड़ चुका है यार अपने तो हार चुके हैं, लेकिन क्या दुखीलाल इसको लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा क्या, कैसे करेगा, क्योंकि शर्त के हिसाब से जो सुखीलाल बोलेगा वो दुखीलाल को करना पड़ेगा। क्या दुखीलाल को मालूम है क्या कि वो क्या बोलने वाला है, नहीं जी, इसी को भी हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी, इसको भी हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। कैसे, चलो थियरी में समझते हैं इसको। देखो बेटा यहाँ पे जब क्या होता है, जब हमारा इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी प्रेजेंट होता है, मतलब कि जब क्या हो पास्ट इवेंट हुई है, हाँ कंपटीशन हो गया था, क्या लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हाँ एग्जिस्ट करती है। कैसे, पास्ट इवेंट हो चुका था, रिजल्ट आ गया है, हाँ जी आ गया, तो एग्जिस्टेंस और उसमें दुखीलाल हार चुका है, तो यहाँ पे लायबिलिटी एग्जिस्ट करी, हाँ करिए। मगर अभी भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि या तो हमको लगता है कि यहाँ पे जो हमारी शर्त लगी थी, जो हमारी शर्त लगी थी उसके हिसाब से उसके अंदर ऐसा बोला गया था कि हम कुछ भी एक दूसरे से प्राइस चार्ज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने वाला, तो उस केस के अंदर हम लायबिलिटी क्रिएट कितना करेंगे, क्योंकि आउटफ्लो तो है ही नहीं, या फिर आउटफ्लो कितना होगा वो सर्टेन नहीं है। मतलब दुखीलाल बोलता है यार मैं शर्त तो हार गया हूँ, लेकिन ये मालूम नहीं वो मुझसे 10 रुपये चार्ज करेगा, 100 रुपये करेगा, 1000 रुपये करेगा, लाख रुपये करेगा, मतलब अमाउंट सर्टेन नहीं है। उस केस के अंदर भी हम अभी लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते और वो हमारा क्या माना जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटी। चलो यहाँ पर तो देखो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, पास्ट इवेंट हो चुकी है, हाँ लायबिलिटी एग्जिस्ट है, हाँ, क्या उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि आउटफ्लो या तो आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, या तो आउटफ्लो प्रोबेबल तो है, उसको लगता है पैसे जाएंगे, लेकिन कितने जाएंगे वो रिलायबल एस्टिमेशन नहीं कर पा रहा, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो देख बेटा, कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर दो चीज होती है, पहला या तो पास्ट इवेंट हो चुके, दोनों केस में पास्ट इवेंट होगी, लेकिन एक केस के अंदर रिजल्ट नहीं आया है, और रिजल्ट नहीं आया इसलिए हम उसको कंटीजेंट लायबिलिटी मान रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अक्रेंस या तो नॉन अक्रेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट को लेके। दूसरे केस के अंदर क्या है, रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन इस बार शर्त किसकी थी, जो बोले वो करना पड़ेगा, मतलब हमको अभी आउटफ्लो हमारा डिसाइडेड नहीं है। अगर आउटफ्लो अगर कोई पैसे की शर्त नहीं लगी, मतलब आउटफ्लो है ही नहीं, तो फिर इसके अंदर क्या होगा, लायबिलिटी आएगी नहीं। लेकिन अगर आउटफ्लो के उसको लगता है कि आउटफ्लो होगा ही होगा, लेकिन कितना होगा उसका रिलायबल एस्टिमेशन नहीं कर पा रहा, तो फिर वो आपका क्या माना जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटी माना जाता है। ओके, अब इसके अंदर देखो बेटा, यहां पे कंटीजेंट एसेट्स होता है, तो कंटीजेंट एसेट्स को क्या होता है वो तो हमने ट्रीट कर दिया कि कंटीजेंट एसेट्स क्या माना जाएगा, लेकिन उसका इंपैक्ट कैसे दिया जाता है, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, उसके अंदर उसका डिस्क्लोजर कैसे किया जाता है। तो देख बेटा, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर न तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, न उसको डिस्क्लोज किया जाता है, याद रख लेना, कंटीजेंट एसेट, क्योंकि अभी वो मेरी एसेट है ही नहीं। आपको मालूम है हमने प्रूडेंस पढ़ा हुआ, या तो कंजर्वेटिव अप्रोच, जब हम खर्चे को बुक करते हैं लेकिन इनकम को या तो एसेट को ऐसे बुक नहीं करता जब तक वर्चुअल सर्टेन नहीं हो जाए। तो कंटीजेंट एसेट भी मेरी प्रोबेबल एसेट्स है, न कि एक्चुअल एसेट्स है। इसीलिए फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, नहीं हम उसका डिस्क्लोजर करेंगे। हाँ जी, लेकिन अगर डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टर चाहे तो उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो इसका डिस्क्लोजर कहां पे होगा, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ना तो डिस्क्लोजर होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एक नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर सब कुछ डिस्क्लोज करते हैं, वहां पे डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिकॉग्निशन करेंगे क्या, रिकॉग्निशन भी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन क्या होता, अगर वो वर्चुअल सर्टेन हो जाता, वर्चुअल सर्टेन की कंफर्म हो जाए, रिजल्ट आ गया और 500 रुपए की शर्त में जीत गया हूं, तब उसको वो एसेट मान लेगा कि भाई एसेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दुखीलाल के, दुखीलाल से हमको, सॉरी हाँ मेरी इनकम है, मिस्टर दुखीलाल को डेबिट बना, डेटा बना देगा और वो अपनी इनकम को बुक कर लेगा। ठीक है, ओके जी, ओके।
जैसे कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, इंश्योरेंस क्लेम पेंडिंग इन द कोर्ट। मतलब क्या हुआ कि सपोज एक फायर इंश्योरेंस लिया था, फायर इंश्योरेंस के अंदर फायर का इंश्योरेंस लिया था, हमारी फैक्ट्री में फायर हो गया। अब वो फायर क्या होता है, जैसे ही फायर हो जाए इसका मतलब ये नहीं आपको क्लेम मिलने वाला है, जब तक कि फायर क्लेम का वो अप्रूव नहीं कर देती इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, जैसे ओनर जानबूझ के अपनी फैक्ट्री को जला देता है और वो इंश्योरेंस क्लेम करे, तो इसलिए पहले इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जांच पड़ताल करती है और कंफर्मेशन के बाद ही उसको अमाउंट देती है। तो जब भी फायर इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस जिसको रिसीव होने वाला है उसके पॉइंट से वो कंटीजेंट एसेट्स होगा, और जिसको पे करना मतलब इंश्योरेंस कंपनी, उसके एंगल से वो कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। समझ गए? तो अब ये हमने पढ़ा कंटीजेंट एसेट्स और दूसरा हमने पढ़ा कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल देखें, जैसे कि क्या है, इनकम टैक्स मैटर पेंडिंग इन अपील। अब मतलब क्या होता है, कितनी बार इनकम टैक्स के मैटर्स होते हैं, हमने कोई एक खर्चा अलाउ क्लेम किया था, जो असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उसने रिजेक्ट किया, हम उसके सामने अपील फाइल किया कि भाई ये रॉन्गली डिसअलाउ किया गया है हमारा खर्चा। अब अपील के अंदर क्या होता है, वो इनकम टैक्स का जो खर्चा हमारा डिसअलाउ हुआ है, वो जो अपीलेट अथॉरिटी है उसको अलाउ भी कर सकती है तो डिसअलाउ भी कर सकती है। इसलिए वो सिचुएशन मतलब अलाउ करके डिसअलाउ करके, ये एक अनसर्टेन इवेंट है, फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हमारे हाथ में होती नहीं है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटी। उसी प्रकार से गारंटी होता है। गारंटी के केस के अंदर भी क्या होता है कि जब कोई चीज़ की गारंटी लेते हैं, मतलब हम आपने गारंटी वारंटी सुनी होगी, जब प्रोडक्ट की कुछ हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें बोलते हैं कि 2 साल की वारंटी है या 2 साल की गारंटी है। तो हमको कंपनी जो सेल करी उसको थोड़ी मालूम है कि ये प्रोडक्ट 2 साल का है तो 2 साल में खराब ही हो जाएगा। मे बी वो 5 साल भी चले, 10 साल भी चले, और मे बी 6 महीने भी चले, तो 6 महीने के बाद वो क्लेम करेगा। तो गारंटी के केस के अंदर भी क्या होता है कि वो अभी हमें मेरी लायबिलिटी हुई नहीं है। अगर वो व्यक्ति अगर प्रोडक्ट खराब हो गया और वो मेरे को लौटाने आया तो वो मेरी लायबिलिटी बनेगी, अदरवाइज वो लायबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है जी, ओके। अब बैलेंस शीट के अंदर कैसे इसको करते हैं हम ट्रीट, तो कंटीजेंट लायबिलिटी को क्या कभी रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं, कंटीजेंट लायबिलिटी भी एक्चुअल में हुई नहीं है, अभी तो होना बाकी है, तो ये प्रोबेबल होती है, इसलिए डोंट रिकॉग्नाइज। लेकिन इसका डिस्क्लोजर करेंगे क्या? तो देखो बेटा, अगर अगर कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबल होता है। अगर प्रोबेबल होता है तो उसका डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं करता। लेकिन जब क्या होता है, जब जब पॉसिबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज या तो बहुत रिमोट हो रहा है, 1 मिनट चालू रखना। लेकिन जब क्या होता है, डिस्क्लोजर, इसका डिस्क्लोजर प्रोबेबल हो तब उसको हम उसको नहीं बताते डिस्क्लोज। लेकिन अगर आउटकम इसका पॉसिबल है, मतलब कौन सा, देखो ये वाली इवेंट कौन सी थी, ये जिसके अंदर रिजल्ट अवेटेड होता है। ये कौन सा केस था जिसके अंदर रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन वो उसमें शर्त क्या थी, जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं वो रिमोट होगा, बहुत चांसेस बहुत कम है कि वो कुछ पैसे से मांगेगा, तो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको लगता है कि वो मुझसे 100 भी मांग सकता है, 500 भी मांग सकता है, 1000 भी मांग सकता है, लाख रुपए भी मांग सकता है, तो खाली डिस्क्लोज करेगा भाई ऐसी कोई शर्त लगी थी जिसके अंदर मैं हार चुका हूं और उसके पास अभी मैटर पेंडिंग है कि वो मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी दे सकता है। तो जो रीडर है, रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको मालूम पड़ सके हाँ कंपनी के ऊपर इतनी लायबिलिटी हो सकती है, इसीलिए हम उसको डिस्क्लोज करते हैं। समझ गए? तो कंटीजेंट लायबिलिटी को क्या हम रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं, कोई भी केस में कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। रिकॉग्नाइज मतलब पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर उसको दिखाना नहीं है। लेकिन डिस्क्लोज करना है तो डिस्क्लोज के अंदर अगर प्रोबेबल है या तो रिमोट चांसेस है तो नहीं करना, लेकिन अदर केस के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, इसका डिस्क्लोजर करना पड़ता है। अब सर ये देखो कि प्रोविजन दूसरी चीजों से कैसे डिफर पड़ता है। अरे प्रोविजन के अंदर भी सेम चीजें ही है, मतलब पास्ट इवेंट हुई, मतलब एग्जाम हो गई, हाँ जी। क्या लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है? हाँ जी। ठीक है, हमारा सेकंड वाला जो एग्जांपल था। और अमाउंट अनसर्टेन है, लेकिन उस अमाउंट का हम क्या करते हैं, रिलायबल एस्टिमेट कर पा रहे हैं, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, प्रोविजन काउंट करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, हमने वाला एग्जांपल देखा था ए और बी, दुखीलाल सुखीलाल दोनों केस, उसमें क्या था, शर्त लगी थी, जो मैं बोलूंगा करना पड़ेगा। और केस किसके फेवर में आया, मतलब कंपटीशन का फेवर किसका आया, सुखीलाल जीत गया, दुखीलाल हार गया। अब सुखीलाल ने बोला कि मैं तेरे को शाम तक बताता हूँ कि तेरे को मेरे को क्या देना पड़ेगा। वो दुखीलाल जब जा रहा था तो उसको एक मगनलाल मिला, उसका फ्रेंड। मगनलाल बोला क्या हुआ, बोले आप टेंशन में हो, इस तरह से मैं शर्त हार चुका हूँ और सुखीलाल पता नहीं उससे क्या मांगेगा। तो मगनलाल बोलता है सेम प्रकार की कंडीशन उसने मुझसे भी रखी थी और मुझसे उसने 500 रुपये लिए थे। मतलब अब दुखीलाल ये एस्टिमेट कर पा रहा है कि हाँ अप्रोक्सीमेटली मुझसे कितने रुपए मांगेगा, ये 500 रुपये। ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तो कर सकता है कि हाँ वो जनरली ऐसे कोई चीज होता है तो 500 रुपये चार्ज करता है।
तो यहाँ पे अमाउंट सर्टेन नहीं है, लेकिन हम रिलायबल एस्टिमेशन कर पा रहे हैं, हाँ, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, हम प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, तो यहाँ पे हमारा प्रोविजन खत्म हुआ। अब सर इसके अंदर अब मैं आपको एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ, मतलब ये समरी के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रह जाएंगे। देखो ये समरी किसको लेके है, कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन एंड लायबिलिटी। पास्ट इवेंट तीनों के अंदर हो जाती है। लायबिलिटी एग्जिस्टेंस, कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर एग्जिस्टेंस नहीं होती है, प्रोविजन के अंदर लायबिलिटी एग्जिस्ट हो जाती है, लायबिलिटी में भी लायबिलिटी एग्जिस्टेंस हो जाती है। अमाउंट जो होती है ना, दैट इज नॉट सर्टेन। यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी में सर्टेन होती नहीं है, इसलिए हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। यहाँ पे अमाउंट सर्टेन नहीं है, लेकिन हम रिलायबल एस्टिमेशन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे तो लायबिलिटी के केस के अंदर क्या होता है कि सर्टेन ही होता है कि इतना तो देना ही देना है। जैसे वो ए ओ बी 500 रुपये की शर्त, दुखीलाल सुखीलाल 500 रुपये की शर्त, दुखीलाल हार गया, मतलब दुखीलाल को अब कंफर्म है कि 500 देने ही देने हैं, तो वो क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है। समझ गया। रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कंटीजेंट लायबिलिटी को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन प्रोविजन और करंट लायबिलिटी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन एंड लायबिलिटी के ऊपर डिफरेंशिएशन। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे और इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब आप ये जो चार्ट मैंने बताया था उसको ध्यान में रख के पढ़िए, आराम से कोई भी केस इसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।